हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान के टॉप 20 प्रश्नों को। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की भी संभावना बनी है। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ पे हम बहुत सारी PDF और करंट अफेयर भी सेंड किया करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्नलिखित की संख्या के बराबर होती है। ये किसी तत्व की परमाणु संख्या ये नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इस प्रकार हमारा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किसी तत्व की परमाणु संख्या नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है, और किसी तत्व में नाभिक में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसके तत्व के बातम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या घटती बढ़ती रहती है। प्रोटॉनों पर धन आवेश होता है और इलेक्ट्रॉनों पर ऋण आवेश होता है, और न्यूट्रॉनों पर कोई भी आवेश नहीं पाया जाता है, ये उदासीन होते हैं। अगला प्रश्न है कि शर्करा शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस है। शर्करा के विलयन से किण्वन से बनने वाली गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। अगला प्रश्न है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद होता है कार्बन डाइऑक्साइड और इथेल अल्कोहल, यानी ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है कि एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन का pH 2 है, इसमें क्या मिला दें कि इसका pH मान बढ़ जाए। अगर हम इसमें जलीय अमोनिया मिला दें तो इसका pH मान, एसिटिक अम्ल का pH मान बढ़ जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि निम्नलिखित के ये काम आता है। व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह उर्वरक बनाने के काम होता है। इस प्रकार ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उर्वरक में निम्नलिखित तत्व उपलब्ध नहीं होता है। उर्वरक में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है ऑप्शन के अनुसार? ऑप्शन सी सही होगा, क्लोरीन उर्वरक में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। प्रकृति में कौन सा कच्चा माल नहीं पाया जाता है? ये विनाइल क्लोराइड है। विनाइल क्लोराइड प्रकृति में नहीं पाया जाने वाला कच्चा माल है। ये जल, रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन होता है। यह ठोस एवं द्रव तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम एक प्राकृतिक ईंधन है। यह भूपर्पटी के नीचे अवसादी परतदार चट्टानों के परतों के बीच में पाया जाता है। इसको काला सोना और द्रव सोना भी कहा जाता है। पीवीसी की बात करें तो पीवीसी का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। इसका उपयोग पाइप बनाने में, विद्युत तार के जो कवर होते हैं उसको भी बनाने में, जूता के सोल इत्यादि बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, वह ऐसा पदार्थ कौन सा है जो एक ही तत्व से बना होता है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है? ऐसा पदार्थ है कोयला। ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि अपनी पिघली अवस्था में विद्युत का चालन करने वाला पदार्थ है। अपनी पिघली हुई अवस्था में ये समान और लवण होता है जो जल में मिलाने पर ये विद्युत का चालन बहुत अच्छी तरीके से करता है। समान लवण का रासायनिक नाम होता है सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व गैसों पर लागू नहीं, कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? कौन सा कथन गैसों पर लागू नहीं होता है? हमें एक एक कथन को पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। पहला कथन है कि इनके अणु पात्र के दीवारों से टकराते हैं तथा दाब उत्पन्न करते हैं। ये कथन सही है। अगला है कि इनके अणु आपस में भी टकराते हैं। ये भी कथन सही है। अगला है कि तापमान बढ़ने से इनके अणु अधिक यादृच्छिक गति से घूमने लगते हैं। ये भी कथन सही है। तो ये तीन कथन सही हैं, तो हमारा डी कथन गलत होगा। इसको भी देख लीजिए क्या कह रहा है डी कथन में। इसके अणु एक नियमित विन्यास में अत्यधिक निकट से बंधे होते हैं। ये बिल्कुल ही गलत कह रहा है। अगला प्रश्न है, लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है वह है, लोहे के उत्पादन में कोक कच्ची वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है। लोहे के उत्पादन में जिस कच्चे वस्तु का इस्तेमाल किया जाता है वह कोक है। कोक क्या होता है इसको देख लीजिए। कोयले को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर
इसके वाष्पशील अवयव जो होते हैं कोक के वो निकल जाते हैं तथा जो शेष अवशेष बचता है उसी को हम कोक कहते हैं। इसमें 80 से 85% तक कार्बन की मात्रा पाई जाती है। और जो रबड़ होती है ये रबड़ प्राकृतिक आइसोप्रीन का बहुलक होता है। जब लैक्टेस में 1% एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है तो इसके फलस्वरूप रबड़ का उत्पाद या रबड़ प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, पेट्रोल से लगी आग को बुझाने के लिए प्रायः जल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता है? आग की लपटें काफ़ी गर्म होती हैं, यह जल से ठंडी नहीं होती हैं, ये कथन गलत है। अगला है कि जल और पेट्रोल रासायनिक तौर पर अभिक्रिया करते हैं, ये भी कथन गलत है। अगला है कि जल और पेट्रोल आपस में मिश्रणीय होते हैं, ये भी कथन गलत है। अगला है कि जल और पेट्रोल आपस में अमिश्रणीय होते हैं, पेट्रोल जल की सतह पर परत बना लेता है, ये कथन बिल्कुल सही है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। जब पेट्रोल लगी आग में जल को डाला जाता है, जल का घनत्व अधिक होने के कारण पेट्रोल की तली में बैठ जाता है और पेट्रोल जल की सतह पर तैरने लगता है और जलता रहता है। अगला प्रश्न है, बहुलकी प्रकृति का पदार्थ नहीं है, ये बहुलकी किस पदार्थ का प्रकृति का पदार्थ नहीं है? ये ग्लूकोज का नहीं है। बहुलकी पदार्थ ग्लूकोज नहीं है, सेलुलोज, नायलॉन, ये मंड, ये सभी होते हैं। नायलॉन की बात करें तो यह पहला मानव निर्मित रेशा है। इसका निर्माण एडिपिक अम्ल और एक्सामिथिलीन डाइएमीन से होता है। और सेलुलोज की बात करें तो सेलुलोज का निर्माण सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिलकर होता है। और ये रेयान का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। रेयान क्या होता है? रेयान एक प्रकार का रेशा है जिसका निर्माण सेलुलोज से ही किया जाता है और रेयान का इस्तेमाल तो पता ही वस्त्र बनाने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है। औद्योगिक रूप से विद्युत अपघटन द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों का समूह है, ये ऑप्शन बी सही होगा। ये कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम है। कास्टिक सोडा, क्लोरीन और एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है? ये मोटर कारों में पेट्रोल का दहन, ये रासायनिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। ऑप्शन सी सही होगा। रासायनिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें मोटर कारों से पेट्रोल का दहन होता है। रासायनिक परिवर्तन कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन है जिसमें किसी पदार्थ के रंग, रूप, गुण हमेशा के लिए बदल जाते हैं, अर्थात नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। जैसे दूध से दही बनना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना। अगर हम कहें कि पानी का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है, तो पानी का जमना ये भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि इसके रंग, रूप और गुण हमेशा के लिए नहीं बदलते हैं, क्योंकि हम बर्फ को पिघलाकर पुनः पानी प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस है। ये पर्यावरण का कौन सा प्रदूषण करती है? ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है जो पर्यावरण का प्रदूषण करती है। अगला है कि हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे और कौन सा पदार्थ बना है? ये ग्रेफाइट। हीरा कार्बन से बना होता है और कार्बन से ही ग्रेफाइट बना होता है, यानी ये दोनों हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के ही अपरूप हैं। क्लोरोफॉर्म होता है, इसका चीड़ फार्म जैसे कार्यों में किया जाता है, यानी इसका निषेचक के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। डॉक्टर लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके श्वास के साथ सूंघने पर बेहोशी उत्पन्न होती है। अगला है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक कौन सा है? पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक है ये नाइट्रोजन, यानी ऑप्शन बी सही होगा। अगला प्रश्न है, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करने पर बने यौगिक का किस तरह से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जब कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी के तेल के साथ गर्म करें तो हम इसको साबुन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी गैसें हैं जो काम आती हैं? यह ऑप्शन बी सही होगा। सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन काम में आती हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल
सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, यानी इसमें हाइड्रोजन भी होता है और सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है और ऑक्सीजन भी होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण से होता है। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का सम्राट, किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है और इसका इस्तेमाल स्टोरेज, बैटरी, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण इत्यादि में किया जाता है और यह एक प्रबल निर्जलीकारक है। आज की वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।